हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनंत कुमार है और आज हम आपको सेल के बारे में पढ़ाएँगे एनिमेशन के थ्रू। तो यहाँ पे देखेंगे एनिमेशन के थ्रू हम कैसे एक सेल को यानी कोशिका को कैसे समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेल का एक ओवरव्यू देखने वाले हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़ेदार हम इसको समझ सकते हैं। तो आओ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेल का एक पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। हम जानते हैं कि जो हमारी कोशिका होती है, वो किसी भी जीव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हमारे सामने एक जंतु दिखाई दे रहा है, जो कि हम समझ सकते हैं कि एक चूहा है और इसका शरीर किससे बना होगा? जैसे हमारा पूरा घर होता है, ईंट से बना होता है, तो घर का जो इकाई होता है, ईंट होता है, उसी प्रकार शरीर की जो इकाई होती है, वो कोशिकाएँ होती हैं। तो यहाँ पे हम कोशिकाओं को देख सकते हैं। बहुत सारी मिलियंस ऑफ कोशिकाएँ यानी सेल आपस में जुड़कर एक संरचनात्मक क्रियात्मक एक शरीर का निर्माण करती हैं। तो हमारे पास एक कोशिका है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये जंतु की कोशिका है इसलिए सर्कुलर दिखाई दे रही है। जंतु की कोशिका हम जानते हैं कि सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, वो केवल पौधों की कोशिकाओं में ही पाई जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अगर सेल को यानी सेल एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट नहीं होता, यानी पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं होता। ये उसके ऊपर आपको जो दिख रहा है वो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जो किससे मिलकर बनी होती है, जो प्रोटीन लिपिड की मिलकर बनी होती है और कुछ मात्रा में इसमें पॉलीसैकेराइड भी होते हैं। जब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो अंदर हमको बहुत सा मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इन्हीं साइटोप्लाज्म में हमारे शरीर के कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, यानी कोशिकाओं के अंग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि हम जहाँ पे हमारा फोकस है वो केंद्रक है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है। और यहाँ पे हमको पोर्स दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है? ये जो पोर्स होता है, ये पोर्स हमें दिखाई दे रहे हैं और इसके चारों तरफ हमको गाल्जी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी जिसको अंतःप्रदिव्य जालिका कहते हैं। वैसे अगर देखेंगे तो हमारा जो एक टिपिकल सेल होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन सेल 2 टाइप्स के होते हैं। एक यूकैरियोटिक सेल होता है और एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही साधारण होता है और सबसे पहले पृथ्वी पर जो सेल आया वो प्रोकैरियोटिक ही है। तो अभी हम इस यूकैरियोटिक के बारे में थोड़ा समझते हैं। यूकैरियोटिक को हम ससीम केंद्रकीय कोशिका भी कहते हैं हिंदी में, क्योंकि यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है ट्रू और ट्रू का मतलब होता है सत्य और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक होता है। तो यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है जिसके पास सत्य केंद्रक, यानी जिस केंद्रक के चारों तरफ ये केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो। तो इसे हम अ, यूकैरियोटिक कहते हैं। जबकि जब हम प्रोकैरियोटिक देखेंगे तो उसमें वैसे ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है? तो वहाँ पे उसको हम नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आगे कि आगे हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स जो होता है या एनिमल्स जो होते हैं, इनकी जो कोशिकाएँ होती हैं वो इस टाइप्स की कोशिका होती है। लेकिन अभी हम यहाँ पे प्लांट्स की कोशिकाओं के चारों तरफ कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाया जाता है। जबकि इस ये भी जंतु का एक जंतु का टिपिकल सेल का ये स्ट्रक्चर जो हम अभी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे प्लांट एनिमल्स हैं, उन इनकी कोशिकाएँ यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। और यहाँ पे अभी हम जो देख रहे हैं, ये हमारा एक प्रकार से क्या है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रो का मतलब होता है आद्य यानी प्राचीन, एंशिएंट। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है। तो इसको हम समझेंगे कि इनका जो केंद्रक होता है, मतलब इसमें केंद्रक नहीं पाई जाती है, यानी केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जिससे इनका जो डीएनए होता है, जेनेटिक जो मटेरियल होता है, वो ऐसे ही नेक्ड होता है, यानी किसी झिल्ली के अंदर नहीं होता है। ये चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है हमको, ये तो प्लाज्मा झिल्ली है, जो कि यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा जेनेटिक मतलब ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ होता है। इनमें सूचनाएँ होती हैं, आनुवंशिक सूचनाएँ होती हैं कि इनको किस प्रकार के काम करने हैं। सारी सूचनाएँ इसी में होती हैं कि किस कैसा प्रोटीन बनाना है, कैसे डिवाइड करना है, ये सारी सूचनाएँ इन जेनेटिक मटेरियल में होती है। ये प्रकार का डीएनए है और ये डीएनए क्या होता है, सर्कुलर होता है और इसके साथ-साथ ये डीएनए किसी प्रोटीन से जुड़े नहीं होते, यानी इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक बेहतरीन एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया और जीवाणु। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकते हैं। बैक्टीरिया के साथ नीली हरी शैवाल भी होता है। अब हम आगे समझ लेते हैं एक और चीज़ क्या समझना है इसमें, कि प्रोकैरियोटिक में किसी प्रकार का कोई सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग नहीं पाया जाता है, केवल राइबोसोम को छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि यहाँ पे जो भी हमको साइटोप्लाज्म में ठोस संरचनाएँ या फिर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं सेल ऑर्गेनेली, यानी लिटिल ऑर्गन जिसको बोलते हैं, यानी जिसको हम हिंदी में कोशिकांग कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोशिकांग हमको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में अगर हम समझें तो न्यूक्लियस ही हमारा क्या होता है, पूरे सेल का कंट्रोल रूम होता है। इसी में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, यानी हमारा डीएनए यानी क्रोमोसोम पाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें पोर पाए जाते हैं, जिनको न्यूक्लियोपोर यानी केंद्रक छिद्र कहते हैं। अगर इसके अंदर हम जाएँ तो इसके अंदर हमको ये पोर जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं पोर के अंदर हम जब जब जाएँगे तो इन पोर के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए पाया जाता है। और डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़कर एक लड़ीनुमा संरचना बनाती है, जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है? अब इस क्रोमैटिन ही विभाजित होकर किसका निर्माण करती है? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का निर्माण करती है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा डीएनए होता है। इस प्रकार से डबल
स्ट्रैंडेड यानी डीएस डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लाइनियर होता है यानी रेखीय डीएनए होता है। डीएनए 2 प्रकार के होते हैं, एक गोलाकार डीएनए होता है और एक रेखीय डीएनए होता है। लेकिन हमारा यूकेरियोटिक कोशिकाओं का जो डीएनए होता है वो लाइनियर होता है, यानी उसके 2 छोर होते हैं, रेखीय डीएनए होता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ये जो डीएनए होता है वो एक धागे के रूप में होता है, वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है जो क्रोमेटिन धागों का निर्माण करता है। तो ये हमारे क्रोमेटिन धागे हो जाते हैं। यही क्रोमेटिन क्या करता है, डिवाइड करता है। यही क्रोमेटिन जब डिवाइड करता है तो ये बनाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कह सकते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, जिसको वाल्डेयर ने नाम दिया था, खोजा था। तो इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ये ही हमारा होते हैं क्रोमेटिन। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इन क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन का एक संघनित्र जैसे ये देखेंगे यहाँ पे, तो ये डिवाइड होते हैं और आपस में ये बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं, यानी विभाजित होते हैं और विभाजित होकर इस प्रकार के क्रोमोसोम का निर्माण कर लेते हैं। ये क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम को हम गुणसूत्र कहते हैं। फिर उसके बाद यही हमारा मेन चीज़ होता है जो हमें अपने माता-पिता से प्राप्त होता है। इन्हीं क्रोमोसोम में डीएनए होता है और वही डीएनए में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, जैसे कि हम अपने माता-पिता जैसे ही दिखते हैं। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो ये हमारा न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका होता है, जिसकी खोज फोंटाना ने किया था। ये केंद्रिका को हम राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं, इसको याद रखना है। और इसके पास कोई भी झिल्ली युक्त झिल्ली नहीं पाई जाती, इसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। तो ये अझिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसमें ये छोटे-छोटे जो पीले कलर के हमें दिखाई दे रहे हैं, ये राइबोसोम होता है। इसलिए न्यूक्लियस को हम राइबोसोम की न्यूक्लियोलस को हम राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। ये राइबोसोम जो होते हैं, ये केंद्रक छिद्र से बाहर निकलते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है केंद्रक छिद्र है, इनसे केंद्रक छिद्र से राइबोसोम क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद अब इनका मेन फंक्शन होने वाला है, ये जाकर केंद्रक झिल्ली से ही जुड़ा हुआ होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार का एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम है। ये एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम जो होता है, इन्हीं पर जाकर ये राइबोसोम्स जुड़ जाते हैं और उन्हीं केंद्रक से ही एमआरएनए आता है। एमआरएनए डीएनए से सूचना को लेके आता है। एमआरएनए को हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, दूत आरएनए भी कहते हैं और संदेशवाहक आरएनए भी कहते हैं। ये राइबोसोम इन्हीं एमआरएनए से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और फिर टीआरएनए न्यूक्लिक अम्ल अमीनो अम्ल लाकर इनको देता है, तब जाके प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये राइबोसोम कई जगह पाए जा सकते हैं हमारी कोशिका में, जैसे कि पहला अंडपरदब्बी जालिका हो गया और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पौधों में पाया जाता है, हमारे अंदर नहीं पाया जाता। और साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये राइबोसोम बहुत सारे स्थानों पे पाए जा सकते हैं। अब जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं जुड़ा होता है तो वो चिकना दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसको हम चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। और जिन पर राइबोसोम हो जाता है वो खुरदरा दिखाई देता है, इसलिए उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, यानी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और वहीं पे आरईआर जो होता है हमारा, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वही प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यहाँ पे ये जो आप हमको दिखाई दे रहे हैं ये प्रोटीन बनते हैं यहीं पे। ठीक है, और जहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पे लिपिड यानी वसा बनता है। तो यहाँ पे हमारा प्रोटीन बनने की प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये एक प्रकार से हमारे एमआरएनए ही होता है। ये राइबोसोम इनसे जाकर जुड़ते हैं, फिर यहाँ से क्या किसका निर्माण करते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरीके से इनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इन सतहों पर कोशिका यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका के जिस अंतःप्रद्रव्य जालिका पर राइबोसोम जुड़ जाते हैं उनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे राइबोसोम नहीं जुड़े रहते हैं उन्हें हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। यहाँ पे लिपिड का संश्लेषण होता है और यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये प्रोटीन जब बनती है यहाँ से तो ये एक लाइनियर यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर इनका होता है और ये एक वेसिकल यानी एक वेसिकल के फॉर्म में क्या करते हैं, एक एकत्रित हो जाते हैं। एकत्रित होने के बाद अब ये प्रोटीन होते हैं। देखिए ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है और ये जिनसे प्रोटीन जिनसे मिलकर बना होता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम अमीनो एसिड कहते हैं। तो ये वेसिकल में पैक होते हैं और पैक होने के बाद इनको गाल्जी काय को दे दिया जाता है। तो ये फिर यहाँ से निकलते हैं और गाल्जी काय के पास इन वेसिकल वेसिकल के द्वारा ये गाल्जी काय के पास चले जाते हैं। अब देखिए धीरे-धीरे ये पूरे प्रोटीन बनेगा और यहाँ पे होता है हमारा गाल्जी काय। गाल्जी काय के सिस फेस पे ये क्या होता है, जाकर इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और ये प्रोटीन गाल्जी काय के अंदर चले जाते हैं। अब फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जैसे ही गाल्जी काय में जाते हैं तो ये कस्टमाइज़ होने लगते हैं, यानी अ, ये द्वितीयक स्ट्रक्चर में इस तरीके से बदल जाते हैं, तृतीयक स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं। यानी ये जैविक कार्य करने के लिए ये फिर अपने आप को मॉडिफ़ाई कर लेते हैं सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। फिर उसके बाद इनसे आकर कोई लिपिड जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए प्रोटीन से अगर ये लिपिड है, लिपिड जुड़ जाएगा तो इसको हम कहेंगे लिपोप्रोटीन या फिर प्रोटियोलिपिड कहते हैं। इनको हम लिपोप्रोटीन कहेंगे। लेकिन अगर प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है तो इसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन या फिर लाइपोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गाल्जिका में होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लांट सेल हैं, प्लांट सेल के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है और एनिमल सेल के बारे में। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्लांट सेल, एनिमल सेल होते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल दिखाया गया है जो कि जंतुओं में बहुत छोटे-छोटे रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, वैक्यूल को हम रिक्तिका कहते हैं। इसमें पौधे के उत्सर्जित पदार्थ इकट्ठा होते हैं। ठीक है? एनिमल में बहुत छोटे-छोटे रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। अब उसके बाद हम आगे समझेंगे तो लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम में बहुत बहुत
डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स पचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लाइसोसोम का निर्माण गाल्जी का ही करता है, इसको ध्यान से हम समझेंगे। लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं, ठीक है? और एक प्रकार से इनको हम सफाई कर्मी भी कहते हैं। अब फिर उसके बाद हम समझते हैं मेन चीज़ क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कोशिका का ऊर्जा घर इसको हम बोलते हैं, ठीक है? अब ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, बाहर आउटर मेम्ब्रेन होता है और अंदर इनर मेम्ब्रेन होता है। इनर मेम्ब्रेन में ही कोशिकीय श्वसन होता है जहाँ पे ऊर्जा यानी एटीपी का निर्माण होता है। देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन इन भीतरी झिल्ली पर ही होता है और इनका अपना राइबोसोम और वो क्या बोलते हैं डीएनए पाया जाता है। तो ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो अपना कुछ 10% प्रोटीन स्वयं निर्मित कर लेते हैं। अगर हमको ज़्यादा ऊर्जा बनाना है तो हमको अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए। तो ये जो हमको रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं ये सब माइटोकॉन्ड्रिया हैं। तो अब सेल यानी इन कोशिकांगों को कौन मेंटेन करके रखता है? तो ये साइटोस्केलेटन होता है, यानी कोशिका कंकाल होता है। ये मुख्यतः माइक्रोफिलामेंट के बने होते हैं और जो माइक्रोफिलामेंट होता है वो ट्यूबुल का बना होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। ये मेनली प्रोटीन्स के ही मिलकर बने जो होते हैं जो हमारे सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। तो इस प्रकार से ये साइटोस्केलेटन कोशिकीय कंकाल की तरह बने होते हैं। एक स्पेशल कोशिकांग के बारे में अगर हम जाने तो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसको हम हरित लवक कहते हैं। वो केवल पौधों में पाया जाता है, ये जंतुओं में नहीं पाया जाता है। अगर इन पत्ती की एक छोटी-सी संरचना में अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमको उन कोशिकाओं में यानी इनको हम मेसोफिल कोशिकाएँ कहते हैं। इन मेसोफिल कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। तो ये जो हमें ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्रेनम पाए जाते हैं। ये ग्रेनम सिक्के आकार की संरचना से बने होते हैं। ये जो सिक्के आकार की संरचना पाई जाती है, उसको हम थाइलेकोइड कहते हैं। ये स्ट्रोमा होता है, जिसमें ये संरचनाएँ पाई जाती हैं, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये चीज़ को हमको क्या करना होगा, समझना होगा। यहीं पे क्लोरोफिल पाया जाता है, जो हरे रंग का होता है, इसलिए पत्तियाँ हरी दिखाई देती हैं और ये सूर्य प्रकाश को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीव होते हैं। यानी प्रकाश के द्वारा वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, बस बाहर से उनको कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से उनको क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। तो इस प्रकार का प्लांट कोशिका होता है। इसके चारों तरफ ये सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति दिखाई दे रही है जो मुख्यतः सेलुलोज, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज की बनी होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। कुछ अदर यूनिक स्ट्रक्चर हम कोशिका में देख सकते हैं। जैसे कोशिका का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, कभी कोशिका भित्ति से ही आउटग्रोथ यानी कुछ संरचनाएँ बाहर की तरफ निकलती हैं, जिसमें से हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हमारे श्वास नली में श्लेष्म होता है और वो श्वास नली की आंतरिक सतह पर क्या पाया जाता है, सीलिया पाए जाते हैं जिसको हम पचमार्ग भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये बलगम को या फिर वायु को क्या करते हैं, छानते हैं और वायु को अंदर की तरफ भेजते हैं और जो अशुद्धियाँ रह जाती हैं उनको बाहर की तरफ यानी नाक के थ्रू बाहर उसको लाने का काम करते हैं। तो ये जो यूनिक स्ट्रक्चर होता है ये सीलिया होता है। ये कोशिकाओं का ही एक आउटग्रोथ होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो ये देख सकते हैं ऊपर से जो दिखाई दे रहा है वो वायु है और ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में ये जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है ये तो सीलिया है, लेकिन ये पीछे जो 4 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं बड़े, वो फ्लैजिला है। तो बैक्टीरिया में ये फ्लैजिला पाया जाता है और ये फ्लैजिला जो होता है इसको कसाव कहते हैं। ये भी एक प्रकार के ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, फ्लैजिलिन भी बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। इस प्रकार ये इनको गति करने में मदद करता है। यही स्ट्रक्चर हमको स्पर्म में यानी शुक्राणु में भी देखने को मिल सकता है जिसकी वजह से गति करके आगे जाते हैं। तो ये भी एक कोशिका ही है, ये मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु अंडाणु होती है और सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। तो यहाँ पे कुछ फीचर यहाँ पे दिया गया है यूकैरियोटिक सेल के बारे में कि प्लांट एनिमल सेल विथ अ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के साथ होता है जो बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जो मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड होते हैं यानी कोशिका झिल्ली युक्त होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिका की एक परिभाषा है। ऐसी कोशिकाएं जिसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं और केंद्र झिल्ली पाया जाता है उनको हम यूकैरियोटिक यानी ससीम केंद्र की कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ज़्यादातर और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ऑर्गेनिज्म होते हैं विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन इसमें वो जो हमारा होता है डीएनए तो पाया ही जाता है। और इस प्रकार से अ, लेकिन सभी सेल मेम्ब्रेन ज़रूर होगा यानी कोशिका झिल्ली ज़रूर होगी, साइटोप्लाज़्म यानी कोशिका द्रव्य होगा और जेनेटिक मटेरियल यानी कोशिका वो क्या बोलते हैं आनुवंशिक पदार्थ ज़रूर होगा। बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल हैव माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इन कोशिकाओं के बारे में समझा, तो आपको ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा इसका जिसको हमने समझा। तो ऐसे ही अगर आप इस वीडियो को आप अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हैं और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।